जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपका बीए थर्ड सेमेस्टर है उसमें जो इकाई फोर्थ है आपकी, मेरे दोस्त, इकाई जो फोर्थ है वो कौन सी है? हिंदी कहानी पंच परमेश्वर। ठीक है, मैंने आप लोगों से बताया था कि जो इससे पहले वाली कहानी थी उसको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी की झांसी की रानी का उपन्यास था, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ सर, जो है आगे की भी जो जितने भी कहानी है, जितने भी उपन्यास हैं वो भी पढ़ाइए। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है मैं आप लोगों के सामने जो है आज प्रस्तुत करता हूँ जो हिंदी कहानी है आपकी पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर जो बीए थर्ड सेमेस्टर है उसकी बहुत ही गजब कहानी है, बहुत ही मस्त कहानी है। तो इसको पढ़कर आप लोगों को ही आनंद की अनुभूति होगी लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो हिंदी कहानी है आपकी कौन सी है? पंच परमेश्वर। और इसको लिखा किसने है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। और प्रेमचंद जी को आप लोगों को पता ही है किस प्रकार के वो जो है कहानीकार हैं, कि उनकी कहानी रोचक तो होती है, साथ ही साथ जो है उस कहानी को पढ़कर जो है आनंद, जो पाठक होते हैं उनको आनंद की अनुभूति भी होती है साथ में। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके बारे में। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर का जो आपके सब्जेक्ट है हिंदी गद्य एवं विधाएँ, उसी का जो है आपका जो कहानी है कौन सी? पंच परमेश्वर। अब थोड़ा सा आप लोगों को जो मैं यहाँ पे जो है बात कर लेता हूँ इनके बारे में थोड़ा सा, कि अगर इनका जीवन परिचय आ गया प्रेमचंद जी का तो आप लोग क्या लिखेंगे उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे दोस्त, इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो मुंशी प्रेमचंद जी थे उनका जन्म कब होता है? 31 जुलाई 1880 को, यानी कि 1880 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है, 31 जुलाई को। और 1880 ईस्वी में अब कहाँ पे होता है? तो लम्ही में। स्थान जो है इनका लम्ही ग्राम वाराणसी में है, तो वहाँ पे इनका जन्म होता है। हालांकि जो है लिखते नहीं बनना है स्क्रीन पे, इसलिए आप लोग जो है राइटिंग को ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि लिखते हाथ से नहीं बनना है। ठीक है, तो आप लोग, मैं साथ साथ बोल ही दे रहा हूँ, तो अगर आपको कोई भी लिखावट में दिक्कत हो तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा कि कितने वर्ष तक ये जीवित रहे थे। और प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था? नवाब राय था। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था? नवाब राय था। और प्रेमचंद जी के बचपन का नाम नवाब राय की प्रथम कहानी जो है इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये जो आपकी कहानी थी। ठीक है, और इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ थी, तो हिंदी में प्रेमचंद नाम से उनका पहला संकलन सप्त सरोज 1917 ईस्वी में, सप्त सरोज 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में। बड़े घर की बेटी कब? 1910 ईस्वी में जमाना में प्रकाशित हुई थी। जमाना पत्रिका है, उस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुछ आलोचक जो हैं प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी को उनकी प्रथम कहानी मानते हैं, जो 1916 ईस्वी में लिखी कहानी है पंच परमेश्वर। ठीक है, इसी को कहानी मानते हैं, प्रथम कहानी हिंदी की। एवं अंतिम जो है कफन को, एक इनकी कहानी है कफन। ठीक है, कफन को अंतिम कहानी इनके द्वारा लिखी गई मानते हैं, जो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। बट प्रेमचंद ने लगभग 30 कहानियाँ लिखी। कितनी कहानियाँ लिखी? लगभग 30 कहानियाँ अपने जीवन काल में लिखी हैं, जो अब मानसरोवर शीर्षक से भागों में प्रकाशित हैं। मानसरोवर शीर्षक से कितने भागों में? 8 भागों में प्रकाशित हैं। ठीक है, मानसरोवर शीर्षक में कितने भागों में? 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद जी ने लिखा है सबसे उत्तम कहानी वह होती है, सबसे उत्तम कहानी वह कहानी होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद जी ने स्वयं लिखा है, क्या लिखा है? कि सबसे उत्तम कहानी वह कहानी होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, इतना आपको याद रखना है। और जो है अब बात कर लेते हैं पंच परमेश्वर की, और बाकी इनके बारे में जो है आप लोग जानते ही होंगे प्रेमचंद के बारे में। मैं इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आप लोग मत भूलिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी अगर आपके पास बुक नहीं होगी या फिर आपके पास जो है कोई स्टडी मटेरियल नहीं होगा पढ़ने के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप, अगर आपके पास जो है आप लोग बुक नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, तो वहाँ पे आप लोग जो है उस कहानी को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए। और फिर बात कर लेता हूँ पंच परमेश्वर के पाठ के सारांश की। ठीक है, तो इसी के बारे में, क्योंकि सारांश ही बताऊँगा मैं, और क्योंकि पूरी अगर मैं कहानी पढ़ाने चलूँगा ना तो ये कम से कम जो है 1 2 3 4 7 पेज की कहानी है। ठीक है,
और 7 पेज की कहानी को अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने चलूँगा तो कम से कम 6-7 घंटे लगेंगे, ठीक है, क्योंकि एक पेज जो है 7 पेज से ज़्यादा ही की कहानी है। तो मैं केवल सारांश बताऊँगा कि, और इसके बारे में सारांश से आप लोग समझ जाइएगा कि क्या है इस कहानी में और क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी PDF मैं डाल दूँगा, और कम से कम नहीं तो 1-2 घंटा अगर पूरी कहानी पढ़ाऊँगा तो 7-8 पेज की तो 1-2 घंटा लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप लोग अगर 1-2 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं उस पूरी कहानी भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत मुझको नहीं है। आप लोगों को ही मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का 1 घंटा बर्बाद होगा। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पूरी कहानी या 1 घंटे की या फिर 2 घंटे की क्लास अगर रेगुलर आप लोग पढ़ सकते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हाँ लिखिएगा, यस लिखिएगा, जिससे कि मैं पूरी कहानी भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से तैयार होंगे पढ़ने के लिए मैं उस हिसाब से पढ़ा सकता हूँ। अब चलते हैं कि पंच परमेश्वर कहानी जो है ग्रामीण जीवन के छल प्रपंचों, दोस्ती, भाईचारा, न्याय, अन्याय के कुचक्रों को परिभाषित करती हुई एक सजीव कहानी है। जो पंच परमेश्वर कहानी है मेरे दोस्त, वो गांव के जो छल प्रपंच होते हैं उसके लिए उसकी कहानी है कि गांव में क्या होता है, किस प्रकार से गांव का जो सुनहरा दृश्य है उसको दिखाने का प्रयास प्रेमचंद जी ने किया है। और नारी की जो शक्ति है इसमें उसको बल देना जो है बल दिया है, ठीक है। जो नारी की शक्ति है उसको बल दिया है। तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन है प्रमुख पात्र। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंच परमेश्वर कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो इसके प्रमुख पात्र हैं कौन कौन से हैं तो बता दो। सबसे पहले जुम्मन शेख, फिर दूसरे हैं आपके अलगू चौधरी, तीसरे हैं आपके कौन, उनकी खाला, ठीक है। ये मेन पात्र हैं। बाकी अभी कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको और पात्र भी मिलेंगे। उनकी खाला जो है, खाला का नाम तो नहीं दिया गया, उनकी खाला मानी क्योंकि मौसी, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख पात्र हैं। अगर क्वेश्चन आता है किस प्रकार से तो आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं कि जुम्मन शेख जो थे, देखिए आप कहानी को पढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी को अच्छे से आप लोग समझिएगा कि यह कहानी जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मौसी के बीच हुए मतभेदों के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि ये जो कहानी है मेरे दोस्त, ये जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की जो मौसी है, ठीक है। किसकी मौसी? जुम्मन शेख की मौसी, ना कि अलगू चौधरी की मौसी। किसकी? जुम्मन शेख की मौसी, ठीक है। ये जो खाला है किसकी हैं? जुम्मन शेख की हैं। ये खाला जो है इनकी जुम्मन शेख की खाला है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि जुम्मन शेख मुस्लिम नाम है, तो मुस्लिम नाम उन्हीं की खाला होंगी। खाला जो है मुस्लिम में कहा जाता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे हिंदू मुसलमान की कोई वो नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है पात्र को बता रहा हूँ किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि जुम्मन शेख मुस्लिम नाम दिख रहा है आपको, तो ये मुस्लिम है और मुस्लिम में खाला होता है और हम लोगों में मौसी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात कर रहे हैं कि अलगू चौधरी जो है, अलगू चौधरी ये जो है इनके जुम्मन शेख के बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। जो कहते हैं वो, जो ये कहते हैं वो करते हैं, और जो जुम्मन शेख कहते हैं अलगू चौधरी करते हैं, जो अलगू चौधरी कहते हैं वो जुम्मन शेख करते हैं। तो यानी कि दोनों में बहुत अगाढ़ मित्रता है, बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी मित्रता है दोनों में। तो पंच परमेश्वर कहानी जो है ये इसी के इर्द गिर्द घूमती है, तीनों लोगों के। और जुम्मन शेख अपने वाकजाल में अपनी मौसी को उलझाकर उसकी ज़मीन अपने नाम लिखवा ली। समझ में आ रहा कुछ? कहने का मतलब यह है कि जुम्मन शेख जो है मेरे दोस्त, वो अपने वाक जाल में यानी कि अपनी बातों में उनको उलझा करके अपनी मौसी को, ठीक है, उनकी ज़मीन जो है अपने नाम लिखवा लेता है और फिर अपनी मौसी का तिरस्कार करने लगता है। यानी कि अपनी मौसी को क्या करता है, ये सारांश पाठ का कि पाठ में आपको क्या मिलेगा देखने को, बस सारांश ही आप लोग देख लेंगे तो इतने में पूरी आप कहानी समझ जाएंगे, क्योंकि पाठ का सारांश वही होता है। सारांश क्या होता है कि पाठ का जो समराई तरीके से उसका जो है एक बृहद रूप में जो कहानी लिखी होती है उसका लघु रूप जो होता है, छोटा सा रूप, कि पूरे कहानी को आप समझ सकें। ऐसा नहीं कि लघु रूप में आप आधी कहानी समझेंगे, पूरी कहानी आप लोग उसमें समझ जाएंगे, वही सारांश होता है, ठीक है। तो सारांश में आप पूरा का पूरा सब कुछ समझ जाएंगे। तो जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और उनकी खाला के जो इर्द गिर्द घूमती है कहानी, और जुम्मन शेख अपनी वाकजाल में अपनी मौसी को उलझा लेता है और इसी के साथ अपनी ज़मीन लिखवा लेता है। ज़मीन लिखवाने के बाद मौसी को भगाने लगता है, यानी कि मौसी को अपने तिरस्कार करने लगता है, ना उनकी बात मानता है, ना उनको रुपए देता है खाने। देखिए इंसान है तो उनको भी खाने के लिए जो है खाने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो है पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ भी नहीं देता है। वो अपने केवल ज़मीन लिखवाने के लिए लालचवश ज़मीन लिखवा लेता है और अब उसको अपनी मौसी को
अलग कर देता है, ठीक है। मतलब ना ही उनको खाना देता है, ना सही से खाना देता है, ना कपड़े देता है। तो अब वो क्या करती हैं कि वो पंच के पास चली जाती हैं, ठीक है। जो उनकी मौसी हैं, जो उनकी खाला हैं, वो पंच होते हैं। पहले गांव में पंचायत होती थी, पंचायत में जो पंच होते थे कोई भी, वो पंच लोग क्या करते थे कि मतलब उस जो गद्दी होती है पंच की, तो पंच की गद्दी पर बैठ करके वो सभी का न्याय करते थे, ठीक है। यानी कि जैसे जज आजकल जज होते हैं, उसी प्रकार से पहले पंच होते थे गाँव में, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है कि इस मामले को मौसी पंचायत के सम्मुख ले जाती हैं और एवं पंच के रूप में मौसी अलगू को चुनती हैं। किसको चुनती है? पंच के रूप में अलगू चौधरी को चुनती है। आप देखिए, अलगू चौधरी को पंच के रूप में अगर चुनेंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि अलगू चौधरी जो है किसका दोस्त है? जुम्मन शेख का दोस्त है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतना अच्छे दोस्त हैं कि वो उनकी बात मानते हैं, वो उनकी बात बिना उनके पूछे वो काम नहीं करते, बिना उनके पूछे वो काम नहीं करते। तो अब जब अलगू चौधरी जो खाला है इनकी, वो पंच चुनती है अलगू चौधरी को, जाहिर सी बात है कि जुम्मन शेख जो है, अलगू चौधरी जुम्मन शेख की बात मानेगा, जुम्मन शेख की तरफ। और लेकिन जुम्मन शेख क्या करता है? अपनी खाला के प्रति अच्छा काम नहीं करता, वो इनका तिरस्कार करता है। तो अब आप जब पंच चुनेंगी अलगू चौधरी को, तो अलगू चौधरी किसकी तरफ न्याय करेगा बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये इसकी तरफ न्याय ना करके अपने दोस्त की तरफ, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छा था, बट वो क्या करता है? सत्य की तरफ न्याय करता है, यानी कि सत्य का साथ देता है और खाला को जो है खाला की तरफ उनका साथ देता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है कि जुम्मन और अलगू बचपन के मित्र हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मित्र ही नहीं बहुत ही अच्छे मित्र हैं। फिर भी अलगू ने सत्य का साथ देते हुए मौसी के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिससे जुम्मन अलगू का परम शत्रु बन गया। अब जो है क्या होगा कि ये दोनों मित्र थे। अब जब इनकी जो है अलगू चौधरी ने क्या किया कि जुम्मन शेख के पक्ष में निर्णय ना करके खाला के पक्ष में निर्णय किया, तो जो अलगू चौधरी जो है जुम्मन से गुस्सा हो गया और अलगू चौधरी का परम शत्रु बन गया। यानी कि जो पहले मित्र था अब क्या बन गया? शत्रु बन गया, क्योंकि उसको ये जानता था कि जब खाला गई हैं इनके पास, किसके पास? अलगू चौधरी के पास, ठीक है, पंच बनाने के लिए। तो जब उनके पास गई हैं तो जानता था कि मेरा ही मित्र है तो मेरी ही तरफ बोलेगा और खाला की तरफ तो बोलेगा नहीं। तो वो तो पहले ही खुश था कि जाइए आप पंचों के पास जाइए, कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि वो गद्दी है, ऐसी गद्दी है, कौन सी गद्दी? जो पंच की गद्दी होती है, ऐसी गद्दी है, ठीक है, जिस पे बैठ, मतलब हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? पंच प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि उस गद्दी पर बैठ करके जो मनुष्य है वो सत्य का साथ ही देता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, कहानी में मतलब बताया गया है। हालांकि आजकल तो आप लोग जानते हैं कि चाहे जो गद्दी हो उस पर बैठ करके क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो जुम्मन शेख अब इनका जो शत्रु बन गया, जो कि परम मित्र था, परम शत्रु बन गया था। कुछ दिनों के बाद अलगू के बैल को शंभू साहू ले गया। अब देखिए इस कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। अब इस कहानी में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जो अलगू चौधरी हैं, अलगू चौधरी की जो बैल होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। देखिए 2 बैल होते हैं, एक बैल बीमार पड़ जाता है तो एक बैल जो है मर जाता है, दूसरा बैल जो होता है उनका, तो एक ही बैल बचता है। तो एक बैल को क्या करता है कि शंभू साहू ले गया और बैल के मर जाने पर उसकी कीमत नहीं दे रहा था, ठीक है। बैल ले गया और बैल के मर जाने पर उसकी कीमत नहीं दे रहा था, तो अलगू चौधरी ने क्या किया? पंचायत बुलाई। अब जब उनके बैल ले गया तो बैल जब मर गए, उससे इतना काम लिया कि वो जो शंभू साहू था, देखिए आप 3 पात्र मैंने बताया था, नंबर 1 पात्र ये था, नंबर 2 पात्र ये था, नंबर 3 पात्र ये था। अब चौथा पात्र कौन सा आ गया? शंभू साहू। शंभू साहू कौन है कि अलगू चौधरी के जो दोनों बैल है, बैल को ले जाता है और इतना काम करवाता है उनसे कि ना खाने को देता है, ना पानी पीने को, ना कुछ भी नहीं देता सही से, और काम पे काम करवाता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो बैल होते हैं वो मर जाते हैं। किस तरह मर जाते हैं कि अलगू चौधरी के जो बैल होते हैं, ठीक है, वो उधार ले जाता है और उधार ले देने के बाद ना पैसे देता है, जिससे कि उससे इतना काम करवाता है और कि मतलब ये अगर मर जाएंगे तो कहेंगे कि तुमने ख़राब बैल दिए थे इसलिए मर गए, तो ना ही पैसा देना पड़ेगा और काम का काम भी हो जाएगा। तो इसलिए अलगू चौधरी के जो बैल है वो ले गया था कौन? शंभू साहू। शंभू साहू कौन ले गया था? शंभू साहू ले गया था। मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, आप अच्छे से इसको समझिएगा और आपको ऐसे ही रट जाएगी कहानी, ठीक है। इसको तो कहीं देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो खाला को, अब खाला की बात करते हैं, तो खाला जो है, खाला ने किसको अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं आपसे, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है बताना है कि जुम्मन शेख किसका मित्र था, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन, जुम्मन शेख किसका मित्र था, और अलगू चौधरी के बैल कौन ले गया था, और खाला जो है किसकी खाला थी ये, ठीक है। और
तो जो खाला थी उन्होंने किसको पंच चुना था। ऐसे क्वेश्चंस आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके तुरंत फटाफट में उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दीजिएगा आप लोग। आप देखते हैं कि जो है आगे क्या होता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि अलगू के बैल जो ले जाता है, ठीक है, जब कीमत वो नहीं दे रहा था उनको, तो अब फिर से पंच बुलाया गया, मतलब पंचायत बुलाई गई। अब पंचायत में जुम्मन शेख ने को पंच नियुक्त किया गया। देखो कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ये दोनों परम शत्रु बन गए थे अब, ठीक है। तो अब जो है अलगू चौधरी के बैल शंभू साहू ले गया था, तो वो बैल के पैसे दे नहीं रहा था, ठीक है। अब किसको नियुक्त किया गया यहाँ पे, जुम्मन शेख को। जुम्मन शेख बना कौन, पंच। अब देखो जुम्मन शेख पंच बना है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि दोनों में कैसी मतलब दोनों में शत्रुता इस समय हो गई है। अब शत्रुता हो गई है तो क्या होगा अब आगे कि यहाँ पे जो है जुम्मन शेख इनकी तरफ, मतलब इसको मिल गया बदला लेने के लिए मौका मिल गया जुम्मन शेख को कि ये इसने मेरी तरफ नहीं बोला था, अब मैं इसकी तरफ नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उस गद्दी पर बैठता है तो उसको बदला नहीं सोचता है, उसको क्या सोचता है, सत्य सोचता है। तो उस सत्य की तरफ बोलता है। और सत्य कौन है इसमें, सत्य का साथ देता है अलगू चौधरी को, क्योंकि अलगू चौधरी के बैल के पैसे कौन नहीं दे रहा था, शंभू साहू। तो उसने शंभू साहू की तरफ ना करके जो है, अब उसको तो पहले वो सोच रहा था, पहले जब तक गद्दी पर नहीं बैठा था तब तक वो सोच रहा था कि अब तो मुझको मौका मिल गया कि इसने मेरी खाला की तरफ, मैंने सोचा था कि ये मेरी तरफ बोलेगा लेकिन ये मेरी तरफ नहीं बोल करके खाला की तरफ बोला था, ठीक है, उसकी खाला की तरफ। और जिससे उनको जो ज़मीन हथियाए हुए थे, तो ज़मीन देना पड़ा था उसको, ठीक है। और अब मैं इससे अच्छी तरीके से बदला लूँगा, किससे, अलगू चौधरी से, कि इसके बैल जो है वो नहीं दे रहा है तो बैल के पैसे अब मैं इसको नहीं दिलवाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो बैठता है किस गद्दी पर, तुरंत उसको सत्य का साथ देना पड़ता है और क्या करता है, अलगू चौधरी को की तरफ बोलता है और शंभू साहू से बैल के पैसे दिलवा देता है। बस कहानी में इतना ही था। और जुम्मन से यही लिखा हुआ है कि जुम्मन शेख को पंच नियुक्त किया गया। जुम्मन ने न्याय का पक्ष लेते हुए अलगू चौधरी के पक्ष में निर्णय सुनाया। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के अंतर मन में एक दूसरे के प्रति जो घृणा का भाव था वह प्रेम में बदल गया। यानी कि जो मित्र शत्रु थे, शत्रु बदल गए, मित्र हो गए। पहले मित्र ही थे, फिर शत्रु बन गए थे, फिर मित्र बन गए, ठीक है। इस कहानी में जुम्मन शेख की मौसी के माध्यम से प्रेमचंद ने क्या किया है, नारी सशक्तिकरण की ज्योत जगाने की कोशिश की है। यानी कि नारी सशक्तिकरण की ज्योत जगाने की कोशिश की है कि नारी के जो है नारी के प्रति कैसा करना चाहिए, कैसा भाव रखना चाहिए, ठीक है, कि मतलब नारी जो है वो कमज़ोर नहीं है। इसी प्रकार से ऐसा जो है उन्होंने करने का प्रयास किया है। तो पंच परमेश्वर कहानी के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा, उम्मीद करता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को से पूछे हैं वो क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इसकी PDF डाल दी जाएगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो। PDF चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।